दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल AK ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है संसाधन, जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप तक पहुँचती रहे और सभी NCERT बुक्स आप पढ़ते रहें। दोस्तों बिना देर करते हुए करते हैं लेसन को स्टार्ट। क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संसाधन। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। आपने दोस्तों अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे कि पंखा, कूलर, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघी, कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संसाधन कहते हैं। देखिए यहाँ पे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है, यानी कि वो संसाधन कहलाती है। इंग्लिश में उसे रिसोर्सेस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियाँ, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। यानी कि जिन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होती है। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, यानी कि उपयोगिता और प्रयोज्यता एक ही है, उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है और उसका कोई भी उपयोग नहीं है, मनुष्य के लिए बिल्कुल जीरो उपयोग है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगी। तो वो हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए वो हमारे लिए संसाधन कहलाती है। अब दोस्तों आगे इसमें हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो उस समय संसाधन बनती है वस्तु जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी कि जब उनकी वैल्यू होती है, उनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसका प्रयोग और उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं, उसे इम्पोर्टेंस प्रदान करते हैं। और सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो दोस्तों मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वो मूल्यवान होती है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। लेकिन एक मनोरम दृश्य, मान लीजिए हम कहीं घूमने जाते हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य है जिसको हम देखते हैं, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम किसी पहाड़ी पे चले गए और वहाँ हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन मूल्यवान दोनों है, यानी कि दोनों ही वस्तु क्या है? संसाधन है। मनुष्य की आवश्यकताओं को दोनों ही वस्तु ने पूरा किया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक शब्दावली दे रखी है, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है दोस्तों? कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने किसी चीज़ का आविष्कार किया, किसी चीज़ को आपने बनाया, तो उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? आपका अधिकार होना चाहिए। तो आपने उसको बनाया तो उस पर आपका पेटेंट होगा, ठीक है, और किसी का नहीं होगा। तो इसको कहते हैं पेटेंट। उसके बाद है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एक संसाधन है जो कि अभी आपके लिए बिल्कुल जीरो मूल्य उनका, लेकिन हो सकता है कि आज से 100-200 साल बाद, 400 साल बाद वो इंसान के लिए मूल्यवान हो जाए आर्थिक रूप से। तो चलते हैं आगे और देखते हैं लेसन में क्या है। तो आपकी दादी के घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि जब हम छोटे थे तो दादी के जो नुस्खे होते थे, जो वो बताती थी कि चोट लग जाए तो ये कर लो, ये खा लो तो ये नहीं होगा, ये डिसीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्या है? उस समय में मूल्यवान नहीं थी, लेकिन आज इनका आर्थिक मूल्य है। तो बहुत सी कंपनियां क्या हैं कि उन्हीं नुस्खों को पेटेंट करके और मेडिकल फॉर्म में बेच देते हैं और उनका आर्थिक मूल्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हल्दी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हल्दी पीनी चाहिए दूध में। तो अब क्या कर रही है, बहुत सारी कंपनियां जो हल्दी के कैप्सूल बना के बेच रही है 400-500 रुपये के 60 गोली का। तो दोस्तों यानी कि उसका आर्थिक मूल्य अब पूर्ण रूप से बन गया है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। पहले शब्दावली को देख लेते हैं। शब्दावली में दिया हुआ है
प्रौद्योगिकी, यानी कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में, यानी कि मान लीजिए हमने कोई कौशल किया या कोई वस्तु बनाई, तो उसमें जो हमने नवीन ज्ञान का प्रयोग किया उसी को हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई आविष्कार किया, ठीक है, तो आप उसमें कोई नवीन ज्ञान आपने उसमें डाला तभी वो आविष्कार बना है। तो आपने जो नवीन ज्ञान उसमें डाला उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समय और प्रौद्योगिकी यानी कि दो ये ऐसे कारक हैं महत्वपूर्ण जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। कोई एक वस्तु जो समय और प्रौद्योगिकी के कारण आगे चलकर वो संसाधन में परिवर्तित होती है, यानी कि वो संसाधन बन जाती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है और दोनों ही क्या है, दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लोग हैं यानी कि जो मनुष्य हैं वो स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आइए जानते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हैं लेकिन मनुष्य नहीं है, तो वो संसाधन क्या हो गए, वो बेकार हो गए, वो इंसान के किसी काम के लिए जब इंसान है ही नहीं, या इंसान के पास मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी नहीं, वो ज्ञान नहीं कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। जैसे आदि मानव था, तो आदि मानव के समय में भी वो सब चीज़ें थी लेकिन उसको उनका इस्तेमाल करना नहीं आता था, तो वो सब चीज़ें उनके लिए बेकार थे। यानी कि यहाँ पे क्या साबित होता है कि जो इंसान का जो प्रौद्योगिकी है, जो इंसान के दिमाग में नए नए विचार आते हैं, जो उसका ज्ञान है, जो उसके आविष्कार और खोज है, वही दोस्तों क्या है, जो चीज़ें हैं, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको संसाधन बना देती है। यानी कि इंसान खुद भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। तो इसलिए मनुष्य को भी एक प्रकार का संसाधन माना जाता है। तो प्रत्येक खोज तथा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जब एक आविष्कार होता है तो वो किसी दूसरे आविष्कार को भी उत्पन्न करने में मदद करता है। तो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, ठीक है। जैसे जब आग की खोज हुई तो आग ही से देखिए हम कितने सारे काम करते हैं, यानी कि आग के थ्रू बहुत सारे हमने आविष्कार किए। और पहिए के आविष्कार से क्या हुआ कि परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। पहले गाड़ी बनी, बैलगाड़ी बनी, अब देखिए बस, ट्रेन सब कुछ चल रहा है, लेकिन पहिए के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो दोस्तों जल विद्युत जो है वो कैसे बनी, तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और जो बहता जल है वहाँ पे डायनोमा लगाकर और उस बहते जल से बिजली बनाना सीख लिया। तो वो जो बहता हुआ जल है वो भी एक प्रकार का संसाधन बन गया। तो उससे दोस्तों क्या बनती है, जल विद्युत बनती है। तो इसलिए दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ पे कि मनुष्य भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, आगे हमको क्या दिया लेसन में। आगे हमको दिया संसाधनों के प्रकार। तो दोस्तों संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, आपको मैंने 7th क्लास में ही पढ़ाया था। तो पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव। तो प्राकृतिक क्या होता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। मानव निर्मित क्या होता है, जो इंसान द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। और तीसरा स्वयं मानव खुद होता है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो संसाधन प्रकृति से सीधा हमें प्राप्त होते हैं और हमें उसमें कोई भी संशोधन यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ता और हम उसको उपयोग कर लेते हैं, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है वायुमंडल में और हम इसका उपयोग सीधा कर लेते हैं, हमें उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। तो हमारी नदियों का जो जल है वो भी हम सीधा उपयोग कर सकते हैं, मृदा का भी सीधा उपयोग हम करते हैं, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, यानी कि प्रकृति हमें फ्री में उनको देती है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो संसाधन पाए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बिना उसमें हम कुछ संशोधन किए उसको इस्तेमाल करने में हमें दिक्कत होती है। तो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन मिलते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन में उसको हमने बांट दिया है। तो चलिए देखते हैं पहले नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित हैं। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी से फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, एक बार वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर से उत्पन्न हो जाते हैं और फिर से या तो उनकी पूर्ति हो जाती है
और इनमें से कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जो असीमित है, यानी कि वो अनलिमिटेड है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी मानव कुछ भी करे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है वो, पवन ऊर्जा, तो इन पे दोस्तों मानवीय क्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ता। मानव कुछ भी कर ले, लेकिन ये सूर्य अपना प्रकाश बराबर प्रदान करता रहता है धरती पर। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, अगर इनका प्रयोग हम लापरवाही से करें तो उनके भंडार क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, तो हमें क्या लगता है दोस्तों कि पृथ्वी पर अगर हम देखें तो 71% दोस्तों वाटर है, ठीक है, यानी कि 2/3 हिस्से पे सिर्फ पानी है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पृथ्वी पर पानी की कमी है। तो दोस्तों जो पीने वाला पानी है वो बहुत ही कम है, और जो वैसे समुद्र के अंदर पानी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर दोनों तरह से हम देखें तो जल एक असीमित संसाधन तो है, लेकिन फिर भी जल की कमी पृथ्वी पर देख सकते हैं आप। तो प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के सभी भागों की एक बड़ी समस्या है। तो जो प्राकृतिक रूप से जल मिलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से अब एक समस्या बन गई है हमारे सामने। क्योंकि वो जो जल है वो सूखते जा रहा है, जो जल स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि जिनका भंडार सीमित है, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि पृथ्वी पर लिमिटेड है, ठीक है, जो कि एक समय सीमा के बाद ख़त्म हो सकते हैं। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि जो अनवीकरणीय संसाधन है जब वो एक बार समाप्त हो जाएंगे तो उनके नवीकृत यानी पुनः पूरित होने में हजारों या करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। तो जो कि दोस्तों मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। इंसान दोस्तों कितने जीता है, 60 से 100 के बीच में वो अपनी लाइफ जीता है। लेकिन अगर हजारों करोड़ों साल लग रहे हैं, लाखों साल लग रहे हैं, तो इंसान दोबारा उन चीज़ों का फिर उपयोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अनवीकरणीय संसाधन पर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं। तो इनमें दोस्तों कौन कौन से संसाधन आते हैं, वो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और ये दोस्तों इसके कुछ उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन के, यानी कि ये वो संसाधन है जो कि समाप्त हो सकते हैं। तो इनका हमें सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, अगर हम देखें पृथ्वी पर तो जगह जगह ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर समान रूप से संसाधन आपको मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन के वितरण को प्रभावित करता है वो है भूभाग, यानी कि ज़मीन, उसके बाद जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है, ऊंचाई, समुद्र से कितनी ऊंचाई है, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर यह निर्भर करता है कि वहाँ का प्राकृतिक जो संसाधन का वितरण है वो किस प्रकार का होगा। पृथ्वी पर इन सभी कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो दोस्तों ये वो कारण है जिनकी वजह से हम देखते हैं कि संसाधन जो पृथ्वी पर है वो असमान रूप से वितरित है। आगे देखते हैं, शब्दावली दी हुई है, संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। यानी कि जब हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं संसाधन का भंडार, तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। तो भंडार दोस्तों क्या होता है कि जब हम मतलब उसको हम स्टोर कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों संसाधन जो है वो पृथ्वी के अंदर इकट्ठे हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन है वो इकट्ठे हैं पृथ्वी के अंदर, और उनको पृथ्वी से निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सीमित सी बात है, अंडरस्टैंडिंग सी बात है कि वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संसाधनों में जब इंसान परिवर्तन करके कुछ नया बना लेता है तो वही मानव निर्मित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल बदल दिया जाता है। मतलब मान लीजिए हमको प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ मिली, ठीक है, और हमने उसका रूप परिवर्तित कर दिया और उसको कुछ नई चीज़ बना दिया, तो वो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। तो दोस्तों लौह अयस्क क्या होता है कि ये कच्चा लोहा होता है जो कि धरती से हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, और हमने जब उस लोहे से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाना सीख लिया तो वो हमारे लिए एक संसाधन बन गया। तो यानी कि वो किस प्रकार का संसाधन हुआ, वो जो लोहा बन जाता है उसके बाद वो मानव निर्मित हो जाता है। क्योंकि लोहा मान लीजिए लौह अयस्क धरती से निकला, फिर हमने उससे साइकिल बना ली,
तो जो साइकिल है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो मानव निर्मित हो जाएगी। तो लोग प्राकृतिक रूप से संसाधनों का उपयोग किस किस लिए करते हैं? पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मशीनें बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जान जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो दोस्तों हम टेक्नोलॉजी की जो हम कब से बात कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी क्या है कि वो टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि उस टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो मानव के मस्तिष्क में हुआ है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी में दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो कि नंबर 1 है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो के चलते चलते में, और लास्ट में फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, चलते हैं और बात करते हैं मानव संसाधन की। तो दोस्तों अब बात करते हैं मानव संसाधन की। तो मानव संसाधन में दोस्तों क्या है कि देखिए, लोग और संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि दोस्तों मनुष्य प्राकृतिक रूप से जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उनके पास ऐसा ज्ञान हो करने के लिए, कौशल हो या फिर प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो मनुष्य दोस्तों क्या है, एक विशेष प्रकार का संसाधन है। तो लोग मानव संसाधन है, तो लोगों को भी मानव संसाधन कहा जाता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर मनुष्य स्वस्थ है और वो शिक्षित है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तभी वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन वो बन सकता है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान को बहुमूल्य संसाधन बनाती है। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में, तो यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लोग जो है वो अधिक संसाधनों का निर्माण कर सकें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर, मनुष्य के अंदर कौशल में उसके सुधार करना ज़रूरी है, यानी कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोस्तों उसके अंदर स्किल को डेवलप करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो इसमें दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट दिया है, क्या आप जानते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, एक तो लोगों की संख्या उसमें आती है, और उनकी योग्यता में क्या आता है, मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता। तो ये दोनों चीज़ें योग्यता में आती हैं। तो मानव संसाधन से तात्पर्य क्या हुआ, लोगों की संख्या और उनकी योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, यानी कि कुछ लोग इसको संसाधन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। इतना होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं, यानी जो मनुष्य का जो टैलेंट है, जो उसकी स्किल्स है, वो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो इसलिए मानव भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि इतने सारे संसाधन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण। तो दोस्तों संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों को बचाना। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी है। इस कहानी में बताया गया कि उस लड़की ने, जो मोना नाम की लड़की, उसने सपना देखा कि पूरे संसाधन समाप्त हो गए हैं और इस तरह का माहौल हो गया है जो कुछ भी नहीं बचा है। तो उसने पूछा कि यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहे, तो उसकी जो अम्मा है उसने बताया कि जो नवीकरणीय संसाधन है उनके प्रति अगर हम सतर्क नहीं रहते तो वह भी क्या होता है, दुर्लभ हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो समाप्त नहीं होते, लेकिन अगर हम उनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे, उनको वेस्ट करते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो भी समाप्त हो जाए और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से समाप्त एक दिन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो संसाधन संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो संसाधन संरक्षण के लिए हमें क्या करना होगा, आगे देखते हैं। तो संसाधन संरक्षण के लिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि दोस्तों
हमें जो संसाधनों का उपयोग करना है वो सतर्कतापूर्वक करना है, यानी कि जितना ज़रूरी हो उतना ही हमें उसका उपयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है और उन्हें समय देना है ताकि वो फिर से पुनः पूरित हो जाएं या वो फिर से बन सके धरती के अंदर। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। तो दोस्तों सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि मान लीजिए आपने संसाधन का उपयोग किया, ठीक है, जितनी आपको आवश्यकता थी, लेकिन उपयोग करने के साथ आप उसको भविष्य के लिए भी बचा के रखें, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए बचा के रखें। जैसे देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी अगर पिता होता है तो वो ये जरूर सोचता है कि मैं कुछ इतना कमा लूँ, इतना इकट्ठा कर लूँ जो कि उसके बच्चे के काम भी आ जाए और उसके बच्चे फिर उसके बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के बारे में सोच रही है, लेकिन वो पैसा धन दौलत और ज़मीन जायदाद के बारे में सोचते हैं। वैसे ही दोस्तों ये पैसा धन दौलत किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसा तो खूब होगा, लेकिन अगर कोई संसाधन ही नहीं बचेगा तो आप खरीदेंगे किसको? तो वैसे ही दोस्तों जिस तरह से दौलत जायदाद को पैसे को बचाया जाता है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि संसाधन को बचाने की बात की जा रही है। तो हम संसाधन का उपयोग करें अपनी आवश्यकता के अनुसार और भविष्य के लिए भी, जो भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए भी उसको बचा के रखें। तो ये जो दोनों, उनका अभी का उपयोग करना और भविष्य के लिए उसका संरक्षण करना, ये जो दोनों का संतुलन होता है, इसको जो हम बना के चलते हैं, इसी को दोस्तों सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सतत पोषणीय विकास लिखा हुआ है, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियाँ जो है वो भी उन संसाधनों का उपयोग करते रहे। तो दोस्तों संसाधनों के संरक्षण के कई तरीके हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर दे, यानी कि उतना ही करे जितना उसको ज़रूरत है, वेस्ट ना करे। जैसे आपने देखा होगा कि पानी को, मान लीजिए आपको 1 गिलास पानी की ज़रूरत है तो लोग क्या करते हैं, एक के बदले 2-3 गिलास वेस्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं। कितने लोग होते हैं गिलास में थोड़ा सा पानी पीते हैं और आधा फेंक देते हैं। तो वो जो दोस्तों आधा पानी फेंक दिया वो दोस्तों क्या हुआ, वो वेस्ट हो गया। तो वस्तुओं के पुनर्चक्रण यानी कि उसका रिसाइकल करके और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दिया जाता है और जो चीज़ें हैं उनको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो हमारी पुरानी वेस्टेज चीज़ें उनसे हम कुछ नया बना सकते हैं, तो वो भी हमारे काम आ जाता है। तो अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उसी शाम को बच्चों ने क्या किया कि उनके पुराने मित्रों ने समाचार पत्रों और व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए क्या बनाए, थैले बनाए। तो यहाँ पे दोस्तों जो वेस्ट चीज़ थी उसका उन्होंने उपयोग करके फिर से कुछ नया बना लिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि जो नए संसाधन आने वाले थे वो वहाँ पे सेव हो गए, वो बच गए। तो हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उनके परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, ऐसा एक बच्चे ने कहा। और अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो दोस्तों जो पेपर आपने देखा कि जिस पे आप पेपर लिखते हैं, किताबें छपती हैं, अखबार छपते हैं, तो वो दोस्तों पेपर होता है, वो पेड़ों को काट के, जो पेड़ों के अंदर जो लुगदी निकलती है उस लुगदी से वो पेपर बनाए जाते हैं। यानी कि पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा पेड़ कटते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा, यानी कि हमारा क्या कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। यानी कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनको हम इस तरह से उपयोग करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा के रखें। उस संतुलन को हमें बनाए रखना है। तो पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उसको संरक्षित किया जाए। जो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवन है, अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, तो उसको हम उस जो विविधता है उसको बना के रखें और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी कि हमें ऐसा करना है कि जो प्राकृतिक, जो हमारा पर्यावरण है, उसको जो हानि होती है वो कम से कम हो। आगे दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में इसको देखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। तो ये दोस्तों सिद्धांत दिए हुए हैं, यानी कि किन बातों को माना जाए, कैसे किया जाए, यानी कि नियम कह सकते हैं आप इसको। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, यानी कि हम जीवन को देखते हैं, जीवन के जितने भी रूप हैं
उन सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण को देखभाल करने की योग्य बनाना। यानी दोस्तों ये जो अगर पॉइंट को इनका पालन किया जाए सही प्रकार से तो हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्या करना है, आज हमने क्या सीखा, तो मोरल ऑफ द चैप्टर क्या हुआ कि हमें संसाधनों का उपयोग तो करना है लेकिन उतना ही उपयोग करना जितनी हमें आवश्यकता हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं। अगर आपने एमसीक्यू सही सही कर दिए तो डेफिनेटली आपको चैप्टर आ चुका है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, तो उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो चीज़ है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मात्रा। तो उपयोगिता और मूल्य की वजह से पता चलता है कि यह संसाधन है। उसका दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है। तो झरने का जल दोस्तों प्राकृतिक होता है, उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक होता है। तो कैंसर उपचार की दवाई बनाना यानी कि औषधि बनाना ये दोस्तों क्या है, मानव निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो गया, क। इसका आंसर गा। तीसरा, कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन डैश होते हैं, यानी कि सीमित भंडार वाले होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। तो इसमें दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन हम किसे कहते हैं, जिनके भंडार सीमित होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। तो इसका मतलब आपको लेसन अच्छे से आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, एक दो बार, और आपको सब कुछ आ जाएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आज पहली बार आए हैं और आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और वीडियो कैसी लगी, चैप्टर कैसा पढ़ाया मैंने, और तो उसको कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको कमेंट करिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और जो भी रिलेटिव्स है जो कि 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DT+B, UPSC या रेलवे, बैंकिंग, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम में उनको कुछ हेल्प हो सके और आपको क्लासेस में हेल्प हो सके। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।